हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे होंगे, क्योंकि मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा। मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा मेहनत कैसी थी, है ना। परिणाम अपने आप बता देता है कि हमारी मेहनत कैसी थी। हम कितना भी कहें हमने बहुत मेहनत की है, लेकिन परिणाम स्वयं बता देता है। तो इसलिए अपनी लक्ष्य की प्राप्ति में हमेशा लगे रहना है, और हमेशा लगे रहेंगे तो सफलता तो एक न एक दिन मिलेगी ही, है ना। तो हम सभी देखते हैं, ये जो क्लास है यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए है। ये कुछ प्रश्नोत्तरी है, हम सभी प्रश्नोत्तरी को करते हैं। आज हम सभी जो है 181 नंबर के प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे। ये जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, इनसे हम सभी जो है प्रश्नों को करते हैं। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है तो दोहा चौपाई शैली, वरवै शैली, मसनवी शैली, उपयुक्त सभी। चारों ऑप्शन हैं और चारों ऑप्शन में से बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। चारों ऑप्शन में से बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 181 नंबर का जो प्रश्न है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो जैसे है दोहा चौपाई शैली। ये तो सभी परिचित ही होंगे। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है ना, दोहा चौपाई शैली में है। आगे हम सभी देखेंगे, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में बनता भी है। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा। तो 82 नंबर का जो प्रश्न है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो रामचंद्र शुक्ल होगा। क्या होगा? पंडित रामचंद्र शुक्ल। अब थोड़ा सा इनके विषय में हम और देख लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनने की उम्मीद है। भक्ति काल के तीन कवियों जैसे मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास एवं तुलसीदास को रामचंद्र शुक्ल ने अपनी त्रिवेणी में सम्मिलित किया है। किसे किसे? मलिक मोहम्मद जायसी को, सूरदास को, है ना, और गोस्वामी तुलसीदास को अपनी त्रिवेणी में सम्मिलित किया है। आचार्य शुक्ल ने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है। सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम के पीर का कवि तथा गोस्वामी तुलसीदास को लोकमंगल का कवि कहा है। गोस्वामी तुलसीदास को क्या कहा है? लोकमंगल का कवि। मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम के पीर का कवि, सूरदास को जीवनोत्सव का कवि। तीनों महत्वपूर्ण बातें हैं। आगे देखेंगे, रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में है। रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में है? तो ये उत्तर कांड में है। 183 नंबर का जो प्रश्न है, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, उत्तरकांड। ठीक, आगे हम सभी देखेंगे, रामचरितमानस में जो है ये रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बाल आयो अरणे किसलयु, है ना। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। क्रम से भी पूछा जाता है, मिलान के लिए भी कभी प्रश्न बन जाते हैं। कीरति भनिति भूति भलि सोई, सुर सरि सम सब कह हित होई। तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन है। तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन है। यश की प्राप्ति, स्वांतः सुखाय, लोकमंगल, धनार्जन। तो 84 नंबर का जो प्रश्न है, यानी कि 184 लोकमंगल। गोस्वामी तुलसीदास जी लोकमंगल के लिए जाने ही जाते हैं, तो लोकमंगल शब्द है तो गोस्वामी तुलसीदास जी की। आगे हम सभी देखते हैं, काव्य जो है इसमें रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है। सॉरी, क्षमा चाहूँगी, आंसर भी दिख गया है ना। पहले हम लोग गेस करेंगे कि हम लोग के कितने प्रश्न सही होते हैं। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है। चारों ऑप्शन है। 185 नंबर का प्रश्न है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गोस्वामी तुलसीदास जी को। रूपकों का बादशाह राम भक्त शाखा के सिरमौर महाकवि तुलसीदास जी को कहा जाता है। अब देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी की 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं हैं? 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं, जिसमें 6 ब्रज भाषा में है। जो 6 रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में और 6 रचनाएं हमारी अवधी भाषा में है। ठीक है, और इनके द्वारा जो रचित महाकाव्य है रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया, और इसमें 7 कांड हैं। सभी परिचित हैं, 7 कांड क्रम से याद होने चाहिए। आगे हम सभी देखते हैं, अपने प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है, तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी है। कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी है। तुलसीदास की कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी है। कवितावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, हनुमान बाहु। कवितावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, हनुमान बाहु। ठीक, तो अब इसका हम सभी देखेंगे। 186 नंबर का प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विनय पत्रिका, है ना। क्या है? विनय पत्रिका। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विनय पत्रिका। और विनय पत्रिका में 279 पद हैं, और यह ब्रज भाषा में लिखी गई है, जो इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण खास बात है, और कई बार परीक्षा में ये प्रश्न बना है। इस ग्रंथ का जो प्रधान रस है वो भक्ति है, सभी परिचित हैं, और यह एक गीत काव्य है। ठीक है, और इनकी 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं। कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलीला नचू, वैराग्य जो है
वरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामचरितमानस और कृष्ण गीतावली तथा दोहावली। अब आगे हम सभी देखेंगे अगला प्रश्न जो है हमारा 87 नंबर का प्रश्न है, कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। तो ये जो रचना है ये चारों ऑप्शन में से बताना है। 87 नंबर का प्रश्न है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा शायद आप सभी भी गेस कर पा रहे होंगे। राइट आंसर क्या है, तो रामचंद्रिका है। क्या है, रामचंद्रिका है और इसकी रचना जो है 1601 ईस्वी है। इसकी रचना क्या है, 1601 ईस्वी। केशव दास द्वारा रचित ये क्या है, प्रबंध काव्य है। ये रामचंद्रिका क्या है, प्रबंध काव्य है। ठीक है, और इसमें कुल 39 यानी कि 39 प्रकाश हैं राम के चरित्र पर आधारित है। किसकी बात हम सभी कर रहे हैं, रामचंद्रिका। किसकी रचना है, केशवदास की रचना है। आगे हम सभी देखेंगे अगला प्रश्न जो है हमारा, केशव कही न जाय का कहिए, देखत तो रचना विचित्र अति, समुझ मन ही मन रहिए, के रचयिता हैं। केशव कही न जाए का कहिए, है ना। चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा आंसर इसका सही है। 88 नंबर का प्रश्न है, केशव कही न जाए का कहिए, किसकी है, गोस्वामी तुलसीदास जी की, बहुत चर्चित है ना। आगे हम सभी देखते हैं, देखिए कितनी बार परीक्षा में प्रश्न बना है, तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कम से कम ये प्रश्न तो हम लोगों के गलत नहीं होने चाहिए। अगर ऐसे प्रश्न गलत हो गए तो समझिए फिर क्या ही होगा। 89 नंबर का प्रश्न है, विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है। विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास, विनय पत्रिका ब्रजभाषा की रचना है, किसकी है, गोस्वामी तुलसीदास जी की है। और ये भक्ति किस भाव की है, तो इसमें बताना है किस भाव की भक्ति है। 89 नंबर का प्रश्न है, तो ये जो भक्ति है किस प्रकार की है, दास भक्ति है। किस प्रकार की भक्ति है, दास भक्ति है। आगे हम सभी देखते हैं जो अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या देखते हैं हम सभी, प्रश्न संख्या 190 है। तुलसीदास ने कलियुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है। तुलसीदास ने कलियुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है, कलियुग का वर्णन। 90 नंबर का प्रश्न है, यानी कि 190 नंबर के प्रश्न में, तो उत्तर कांड। कलियुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है, तो उत्तरकांड में किया है। अगला देखेंगे हम सभी, तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2014 में बना हुआ प्रश्न है, राजस्थान अध्यापक भर्ती परीक्षा। तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले कवि हैं। तुलसीदास को लोकनायक किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और नाभादास ने कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। और स्मिथ ने क्या कहा है, मुगल काल का सबसे महान कवि, मुगल काल का सबसे महान कवि। और रामविलास शर्मा ने जातीय कवि कहा है। जातीय कवि किसने कहा है, तो रामविलास शर्मा ने। किसे कहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी को। ठीक है, आगे हम सभी देखते हैं अगला प्रश्न जो है हम सभी का, ये आप देख सकते हैं, वरवय रामायण के नामकरण का आधार है। वरवय रामायण के नामकरण का जो आधार है वो वरवय छंद है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। वरवय रामायण के नामकरण का आधार क्या है, वरवय छंद है। अब हम देखते हैं अगला, बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 93, प्रश्न संख्या 93 देखेंगे। साहित्य को सुरसरिसम सबका हितकारी घोषित किया है। साहित्य को सुरसरिसम सबका हितकारी घोषित किया है। चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन घोषित किया है। चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन घोषित किया है ना। तो 93 नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 93, इसका करेक्ट आंसर गोस्वामी तुलसीदास ही होगा। क्या होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी होगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। थोड़ा तथ्यों को देख लेते हैं। साहित्य को सुरसरिसम सबका हितकारी गोस्वामी तुलसीदास ने घोषित किया है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी प्रसिद्ध कृति रामचरितमानस के बालकांड में स्पष्ट किया है कि कीरत भनित भूति भल सोई, सुरसरिसम सबका हित होई। आगे हम बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। 94 नंबर का प्रश्न है, तुलसीकृत कौन सी रचना ब्रजभाषा में है। तुलसीकृत कौन सी रचना ब्रजभाषा में है, ब्रजभाषा की रचना है। चारों रचनाएं आप सभी के समझ हैं, आप देख सकते हैं और आंसर भी गेस कर सकते हैं। 94 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गीतावली। ब्रजभाषा में है गीतावली। गीतावली अधिकतर क्या है, ब्रजभाषा में है। आगे हम सभी देखते हैं, और ये सभी किस भाषा में, अवधी भाषा में है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, तो विनय पत्रिका की भाषा भी क्या है, ब्रजभाषा है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। विनय पत्रिका रचना किसकी है, गोस्वामी तुलसीदास जी की है। देखिए कितनी बार परीक्षा में ये प्रश्न बना हुआ है। तो इसी तरह से कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उन्हें हमें तो बिल्कुल गलत नहीं करना चाहिए, और पेपर में ऐसे प्रश्न जरूर बनते हैं। आगे देखेंगे, कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है। कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं, रामचरितमानस, पद्मावत, कामायनी, विनय पत्रिका। 96 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 96, प्रश्न संख्या 96 का है।
प्रश्न संख्या 96 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रबंध काव्य कौन सा है? तो विनय पत्रिका है। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या होगा? करेक्ट आंसर डी होगा प्रश्न संख्या 6 का। आगे हम सभी देखते हैं, जबकि जो देखिए विनय पत्रिका प्रबंध, एक सेकंड में प्रश्नों को फिर से पढ़ती हूँ, थोड़ा सा क्षमा चाहूँगी। कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है पूछा गया है, इसीलिए है ना, कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? तो विनय पत्रिका नहीं है, इस तरह से प्रश्न बनेगा। आगे देखेंगे, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका प्रबंध काव्य नहीं है, बल्कि ये क्या है? गीत काव्य है। जबकि रामचरितमानस, पद्मावत, कामायनी प्रबंध काव्य की श्रेणी में आते हैं। इनके रचनाकार क्रमशः जैसे मलिक मोहम्मद जायसी हैं, मलिक मोहम्मद तुलसीदास जी हैं रामचरितमानस के, और इसके पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। 15 सर्गों में 15 सर्ग क्रम से भी आते हैं, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? 97 नंबर का प्रश्न है। चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है कि कौन सा है। तो रामचंद्र शुक्ल, किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्रगुप्त विद्वानों ने केशव को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। ठीक है, केशव की रचनाओं को देख लिया जाता है। रसिक प्रिया हो गया, क्या हो गया? रसिक प्रिया हो गया। रामचंद्रिका जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका भी इंपॉर्टेंट है। नक्सिक और छंदमाला। आगे हम सभी देखते हैं, 98 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 98 यानी कि 198 नंबर का प्रश्न है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? है ना, कितने कांड यानी कि सोपान है, तो 7 कांड है, और 7 को क्रम से याद करना, ये आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से कितनी बार परीक्षा में बना हुआ प्रश्न है। तो 7 कांड हैं। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे, ऐसे बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। सबसे पहले क्या है? बालकांड है, और सबसे आखिरी में क्या है? उत्तरकांड है। कुल कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। आगे देखेंगे, शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवियों को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। फिर से एक बार मैं पढ़ना चाहूंगी इसे। शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी, शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह किसका कथन है? तो इसमें बताना है कि यह किसका कथन है। 99 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 99, इसका करेक्ट आंसर शायद आप सभी भी दे पा रहे होंगे। करेक्ट आंसर इसका गणपत चंद्रगुप्त है। करेक्ट आंसर सी, गणपत चंद्रगुप्त। ठीक है, आगे इसी तरह से हम देखेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, गणपत चंद्रगुप्त का है। और गीतावली की भाषा क्या है? 200 नंबर, प्रश्न संख्या 200 यानी कि प्रश्न संख्या 20 नंबर का प्रश्न हम सभी कर रहे हैं, जो इस क्लास का आखिरी प्रश्न भी होगा। गीतावली की भाषा क्या है? गीतावली की भाषा क्या है? इनकी रचनाओं में जितनी भी वली हैं वो सभी क्या हैं? जो है ब्रजभाषा की रचना है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ब्रजभाषा हो जाएगा। और जो है इसमें थोड़ा सा हम सभी देख लेते हैं, इसके जो तथ्य हैं, है ना, क्योंकि ये जरूरी है। गीतावली की भाषा ब्रजभाषा में है। यह गोस्वामी तुलसीदास जी का रचित ग्रंथ है। गोस्वामी जी की अवधी एवं ब्रजभाषा पर समान अधिकार था, है ना। कभी कभी यहाँ से भी बनता है कि कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने अवधी और ब्रजभाषा पर जिनमें दोनों रचनाएं की हैं, अर्थात जिन पर दोनों पर जिनका समान अधिकार था। तो इस तरह से भी प्रश्न बनता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी भाषा है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी भाषा है। जबकि इनके द्वारा रचित जो है ब्रजभाषा की रचनाएं हैं गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने 80 से लेकर के जो है 200 यानी कि 180 से लेकर के 200 टोटल हम लोगों ने 20 प्रश्नों को देखा, और इनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनने की संभावना थी, जो भी तथ्य महत्वपूर्ण थे इनके आसपास, उन सभी को हम लोगों ने जो है ध्यान दिया। तो इसी तरह से प्रतिदिन हम सभी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में निरंतर लगे रहते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यही है। फिर हम मिलेंगे, नए क्लास के साथ मिलेंगे, नए तथ्यों के साथ मिलेंगे, नए विचारों के साथ, नए प्रश्नों के साथ, नए जोश उमंग के साथ। फिर हम सब इसी तरह से प्रैक्टिस जो है लगाते रहेंगे, और अपने लक्ष्य की तैयारी में जो है एक कदम प्रतिदिन आगे बढ़ते रहेंगे। आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।